ओके। नमस्कार आप सभी को। क्या मैं ठीक से दिखाई सुनाई दे रही हूँ? दिखाई तो दे रही हूँ, 1 मिनट मुझे आवाज़ चेक कर लेने दें। ठीक है, चलिए। स्क्रीन थोड़ी-सी से सेट कर लूँ ना, ये छोटी हो गई। हुँ, स्लाइड कभी प्लस माइनस हो जाती है। आई थिंक अब बराबर है, ठीक है? चलो, तो जैसा कि पता है हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपीएससी के यूनिट 8 9 रिवीजन मैराथन। इसमें आपका उपन्यास हो चुका है और मुझे अच्छा लगा उपन्यास की क्लास आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी और चलिए इसी क्रम में आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो है नाटक। जितने भी नाटक आपके यूपीएससी के सिलेबस में लगे हुए हैं, आज हम उन सभी पर बात ठीक है? और यूपीएससी पे जितने भी नाटक लगे हुए हैं, अच्छी बात ये है कि सभी नाटक आपके एचपीएससी में भी हैं और यूजीसी नेट में भी हैं। तो जैसा कि हमारा है कि एक विहंगावलोकन जो करते हैं, वही एक विहंगावलोकन हम नाटकों पर भी करेंगे, ठीक? और मैंने पहले भी कहा था कि इस एक क्लास के से ही आप लोग के कई सारे प्रश्न आएँगे ज़रूर। तो नाटक आपके सिलेबस में 6 नाटक हैं, ठीक है? बिल्कुल। हुँ, आपके सिलेबस में कितने नाटक हैं? कुल 6 नाटक हैं, कौन-कौन से हैं? ये नाटक हैं पहले नंबर पे बात करूँ तो आपका है अंधेर नगरी, ठीक है? भारतेंदु हरीशचंद्र का अंधेर नगरी। दूसरा नाटक है, देखो कोई राइटिंग पे नहीं जाएगा हाँ। एक तो पेन टाइप इस पे दिखता नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, नहीं जाता है, आदत है नहीं बहुत लिखने की। स्मार्ट बोर्ड पे लिखना थोड़ा-सा ज़्यादा आसान होता है और मैं बता दूँ मेरी राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है। चंद्रगुप्त, दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त, निषाद का चंद्रगुप्त, ठीक? तीसरा नाटक है अंधा युग। नाटक कहें, गीति नाट्य कहें, ये कह सकते हैं। चौथा है आपके सिलेबस में जो है वो है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल का है ये नाटक। एक समस्या प्रधान नाटक है, अभी हम लोग इस पे बात भी करेंगे। पांचवा नाटक है आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश के चर्चित नाटकों में से एक, मोहन राकेश के ही नहीं, अगर मैं कहूँ कि हिंदी साहित्य के कुछ चुनिंदा और चर्चित नाटकों की बात करें तो इसमें जरूर आता है। छठवा है आपका अंजू दीदी, ठीक? उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित। तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, 6 नाटक आपके इस में हैं, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, अंधा युग, सिंदूर की फूली, आषाढ़ का एक दिन, अंजोदे, ठीक है? ये सभी नाटक आपके सिलेबस में हैं और आज इन सभी नाटकों का एक विहंगावलोकन कह सकते हैं या एक समीक्षा जो है वो हम आने वाले 1 सवा घंटे में, मुझे लगता है उतने में ये क्लासेस हो जाएगी, के लिए एक रिवीजन क्लास के तौर पे कह सकती हूँ, बहुत बेहतर होगी। चलो शुरू करते हैं। पहला जो स्लाइड है वो अंजू दीदी पर है। तो ये शुरू कर देते हैं अंजू दीदी पर ही। एक खास नाटक है, लेकिन पढ़ना तो हमें सभी है, चलो इसी को पहले पढ़ते हैं। अंजू दीदी उपन्यास अश्क का प्रचलित नाटक है। चलिए आज थोड़ा सा इसका हम इंट्रो पे आते हैं। 1932 में प्रेमचंद की सलाह पर इन्होंने यह नाटक लिखना प्रारंभ किया। यह कौन सा नाटक, हम बात करें अंजू दीदी का, ठीक है? अंजू दीदी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या आता है, 1955 ईस्वी।
ठीक है? ये एक कह सकती हूँ मध्यवर्गीय परंपरा, बुर्जुआ जो पीढ़ी है, बुर्जुआ जो लोग हैं, उन पर एक ये संस्कृति, सभ्यता, रहन-सहन पर एक नाटक लिखा प्रश्न बन सकता है कि किसकी सलाह पर शुरू किया था? 1932 में प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने यह नाटक लिखना आरंभ किया। 1933 में अश्क जी का दूसरा कहानी संग्रह जो है, औरत और फितरत प्राप्त हो प्रकाशित हुआ। वहीं पहला काव्य संग्रह प्रातः प्रदीप 1938 में इनका प्रकाशित होते हैं। इन्होंने 3 फ़िल्मों पर भी काम किया। किन्होंने? अश्क जी ने। अश्क जी मिलना-जुलना रहन फ़िल्मी वर्गों पे था। बात करें हम अंजू दीदी पर, ठीक है? अंजू दीदी सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रश्न पूछ सकता है? उसके संबंधित कुछ फैक्ट पे प्रश्न पूछता है और दूसरा पूछता है कि क्या उसकी कथा है, ठीक है? तो पात्र को हम समझते हैं, पात्र के साथ-साथ हम कथा भी को भी पढ़ते हुए चलें, ठीक? पहली है बात मुख्य पात्र या केंद्रीय पात्र इसकी है अंजलि, जिसे अंजू दीदी कहा जाता है, ठीक है? इसकी उम्र जो है वो लगभग 30 वर्ष है। इसका एक भाई है, अंजलि का ही भाई है श्रीपत, ठीक? जिसकी उम्र 27 से 28 वर्ष है। ये दोनों इसमें जो है वो मुख्य पात्र के रूप में आते हैं। फिर है इंद्र नारायण जो कि अंजलि का पति है, वकील है पेशे से, 38 से 40 वर्ष इनकी उम्र बताया गया है। इनकी एक मित्र है अनिमा से इनकी। नीरज इनका पुत्र होता है 11 वर्ष की जिसकी उम्र है। मुन्नी नामक एक नौकरानी है 25 वर्ष की और राधू नामक एक नौकर है, ठीक है? कहानी में इसमें जो कहानी है वो इसी अंजलि की है। ये अंजलि एक ठीक-ठाक संभ्रांत घराने की महिला है। ये एक संभ्रांत घराने की महिला है, जिसके जीवन में अनुशासन बहुत मायने किसके जीवन में? किसी अंजलि के जीवन में अनुशासन और यह अनुशासन उसे किससे प्राप्त है? अपने नाना जी से, ठीक है? उसके नाना भी बहुत अनुशासन थे और उन्हीं के साथ पली-बड़ी है और वही अनुशासन एक मतलब कह सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी या रहन-सहन के रूप में अंजू के जीवन में कब आ जाता है अंजू के जीवन में उसे पता भी नहीं है और वो एकदम अपने नाना के अनुसार आचरण करती है, उसी तरह रहती है। और इसके इस अनुशासन में इसका भाई श्रीपद और इंद्र नारायण जो है वह ज़्यादा जो कह सकते हैं पिसते हैं और बार-बार ये कह सकते हैं कि ये बड़े घर का एक जो डेकोरम मेंटेन करना है, जो खोखली कह सकते हैं कि स्थिति होती है, वह भी बार-बार दिखाता है। बार-बार अंजलि के अनुशासन का जो दुष्परिणाम है वो उसके भाई पर भी कई बार आएगा, दिखाएगा। तो ये सब जो कह सकते हैं कि एक संभ्रांत घराने की खोखले रिवायतों का जो है एक वर्णन है आपको इस नाटक में दिखाई पड़ता है। ये कुछ इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं, ठीक है? पहला दृश्य 2 दृश्य हैं इस नाटक ठीक है? 2 दृश्य हैं। पहला दृश्य पहला जो 2 अंक है सॉरी, पहले अंक में 3 दृश्य है और दूसरा अंक 2 अंक है ना, दूसरे अंक में 6 दृश्य है, ठीक है? अरे सॉरी 3 दृश्य है। पहले अंक में 3 दृश्य, दूसरे अंक में 3 दृश्य, कुल मिलाकर 6 दृश्य। तो कितने अंक इस नाटक में जो है वह 2 अंक हैं और 6 दृश्य हैं, ये याद रहे, ठीक है? अब दूसरे अंक में भी कुछ नए पात्र आते हैं कुछ में और ये याद रखना है, हो सकता है ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। पहले अंक और दूसरे अंक के बीच में 20 वर्ष का अंतराल है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ठीक है? आते हैं इसमें कुछ पात्र हैं जो दूसरे अंक में हमें दिखाई पड़ेंगे। जिसमें ओमी कौन है? नीरज की पत्नी है। नीरज कौन है? जो अंजलि की बहू, ठीक है? अन्नू नीरज की मौसी, नज़ीर जो है नीरज का दोस्त, नीलम नीरज का बेटा, 11 वर्ष हो चुका है नीरज, उसकी उम्र 31 वर्ष की है और श्रीपत और इंद्र नारायण दिखाई ही देंगे, ठीक है? तो इतने सारे लोग हैं। कुछ मुख्य पात्रों की बात करें तो मुख्य पात्र में आपको अंजलि जो है अंजलि जिसे अंजू दीदी कहा गया है वो है, श्रीपत उसका भाई है, ठीक है? हालाँकि ये जो है बहुत कहते हैं आधुनिक युग का मनुष्य है और काफ़ी खुशमिज़ाज है, ज़िंदा दिल है, जीवटता है उसमें
और उसकी शायद इसी वजह से उसके आचरण की वजह से अंजलि और उसके बीच में जो है वो ठीक-ठीक कभी बनती नहीं है या आचरण नहीं होता है। ठीक से जो है वह अंजू को के जो कह सकते हैं जो मानक है उसके में श्रीपत वो कहीं न कहीं ठीक नहीं बैठ ठीक, फिर उसके बाद अगला जो मुख्य पात्र है नारायण है ही, फिर नीरज, नीरज के बाद अगला जो है वह नीरज के साथ विवाह होता है क्योंकि 20 वर्ष का अंतराल है, नीरज का विवाह होगा और नीरज के विवाह के बाद इस तरीके से जो नाना से मिला अंजू को, उसके अंजलि को और वही जो अनुशासन है, वह पीढ़ी से बदल करके वही जो है वो नीरज के भीतर भी आ जाता है। नीरज अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ वही अनुशासन वाला व्यवहार रखता है और ये कहीं न कहीं दिखाया गया है कि जो अनुशासन है या फिर अतिरेक अनुशासन है कहा जा सकता है कि वो किस तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है और जो एक स्वच्छंद है, आज़ादी है, उसका गला भी घोंट रहा है। हम देखते हैं कि समय के हिसाब से जब अंजलि की मृत्यु हो जाती है, अंजू की मृत्यु हो जाती है, ठीक है? पहले अंक की बीते-बीते अंजलि की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वही विचारधारा है वो आगे बढ़ती है और नीरज के भीतर भी दिखाई तो यही जो है संभ्रांत वर्ग की, अभिजात वर्ग की भी अतिरेक अनुशासन या सभ्य समाज का जो दबाव है, वो सब जो है वो इस नाटक में तो प्रश्न जो है वो इसके फैक्चुअल प्रश्न ही ज़्यादा बनने की आशंका है। नाटक बहुत बड़ा नहीं है, तो इसलिए अतिरिक्त अन्य जो फैक्ट है इस पात्रों से संबंधित हो सकते हैं, कथा जो है वो सामान्य है और कुछ हो सकता है डायलॉग पे प्रश्न बने, जो कि आपको डिटेल क्लास ठीक है? कुछ अन्य फैक्ट तो देख लीजिए कौन-कौन से स्थान का वर्णन है इसमें। दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। पृष्ठभूमि क्या है पूरी दिल्ली की? समय क्या है? पहला जो अंक है वो गर्मियों का दिन है दिखाया गया है और दूसरा जो अंक है वो 20 वर्ष बाद दूसरा अंक 20 वर्ष बाद है और सर्दियों में 1 दिन, ठीक है? पहला जो अंक है वो गर्मियों का दिन है और दूसरा जो अंक दिखाया हुआ है सर्दियों का दिन दिखाई पड़ता है। ये कुछ डिटेल्स हैं, इस तरह के प्रश्न जो कि अब बनते हैं तो संभावना हो सकती है इस तरह के प्रश्न, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंजू दीदी पर जो फैक्ट है वो इतने ही है, बाकी आपको डिटेल क्लास में मिलेंगे होंगे। हम बढ़ते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो नाटक है हमारे इसमें अंधेर नगरी। इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ नाटकों में प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। हालाँकि इसको हमने नाटक जब पढ़ा है तो उसमें डिस्कस किया ही है। चलिए एक बार जितनी बार रिवीजन कर लें उतना ही अनुवाद भी किए अन्य भाषाओं से, संस्कृत से, बंगला से, अंग्रेजी से अनुवाद भी किए हैं और मौलिक नाटक भी लिखे हैं। सबसे पहले देखिए उनके मौलिक नाटक कौन वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 में आता है। ये प्रकरण है। पांचवें पैगंबर 1873 में प्रेम जोगनी 1875 ये नाटिका है 4 अंक में देखो नाटक के 10 प्रकार ठीक है इस जो मैंने डिटेल क्लास पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताया है जिसमें आपका ये प्रहसन नाटिका एकांकी भाड़ ये सब जो है लास्य ये सब इसी में रूपक सब इसी में आता है ठीक जिसमें कम से कम देखते हैं कि 3-4 जो क्षेत्र में तो भारतेंदु जी की कलम चली ही है भारत उत्सव 1980 में नाट्य रासक या लास्य रूपक है सब फैक्ट है महत्व पूछने लायक श्री चंद्रावली नाटिका है 1876 में आती है विशेष विश्व मौसम 1876 में एक पात्रीय नाटक है मोनोलॉग टाइप भाड़ है अंधेर नगरी 1981 सॉरी 1881 एक प्रहसन है इसे शुद्ध प्रहसन कहा जाएगा जो कि आपके सिलेबस में नील देवी 1881 ऐतिहासिक गीति रूप है ठीक आगे बढ़ आते हैं कुछ उनके अनुदित नाटक देखो किससे अनुदित हुए हैं क्या हुए हैं सब डिटेल हमने ऑलरेडी ये तो हम एक भंगावलोकन करते हैं ठीक है विद्या सुंदर 1868 में आता है रत्नावली 1868 में नाटिका है पाखंड विडम्बन में धनंजय विजय 1873 में सत्य हरिश्चंद्र 1876 सत्य हाँ भरतजननी 1877 राक्षस 1878 दुर्लभ बंधु
शास्त्री, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का, कर्पूर मंजरी 1882, इतने इनके जो है वह अनुदित नाटक। अब आते हैं हम इनके अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी नाटक 1881 में लिखा गया है। यह क्या है? प्रहसन है, ठीक है, थोड़ा व्यंग्यात्मक है। एक, कुल 6 अंक हैं इसमें। ठीक, इम्पोर्टेंट है ये नाटक आपके प्रश्न की दृष्टि से भी। ठीक है, कहा गया कि यह जो नाटक है भारतेंदु ने एक दिन में रचा है। ठीक है, एक दिन में पूरा नाटक इन्होंने रच दिया और उसी दिन उन्होंने यह नाटक खेला भी था। इससे पहले ये दशाश्वमेध के काशी में दशाश्वमेध के घाट पर खेला गया था। ठीक, आते हैं हम पात्रों की बात करें तो पात्र जो हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण जो 3 पात्र तो मुख्यतः महत्वपूर्ण आते हैं, जिसमें महंत है। ठीक, इनके 2 शिष्य हैं, गोवर्धन दास, गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक, 2 शिष्यों को लेकर के महंती जी जो हैं वह एक नए राज्य में जाते हैं, जैसे कि जैसे महंत है तो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। वहीं पर उस जगह की क्या खासियत है, क्या जो है कमी है, सब अभी हम नाटक में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर अन्य पात्रों में कहा जाए तो कबाब वाला, घासी राम, जो है कोतवाल, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, राजा, गडेरिया, सिपाही, चोर, कोतवाल, माली, बनिया, ये सब जो है वो छोटे छोटे पात्रों के रूप में बीच में आप लोगों को दिखाई देंगे। आते हैं अंक के हिसाब से, देखते हैं कौन कौन अंक का क्या है शीर्षक। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा था। पहला अंक जो है वह बाह्य प्रांत, महंत जी और दोनों चेला जिसमें साथ गाते हुए आए। ठीक है, बाह्य प्रांत है। दूसरा अंक क्या है? जिसमें बाजार की बात की गई है, बाजार में पहुंच जाते हैं, इस बाजार में ही आपको कई तरह के लोग दिखाई देंगे। ठीक, तीसरा जो अंक है वह जंगल का है। चौथा अंक राजसभा, पांचवा अंक अरण्य जिसमें गोवर्धन दास गाते हुए हैं, और छठा अंक जो है श्मशान का है। ठीक, अब बता दें पहले अंक जो है वो साधारण रूप से प्रस्तुत होता है, परिचय है, जिसमें महंत जो है वह भिक्षा लेने के लिए एक नए राज्य में आता है। दूसरा अंक उसी बाजार में आता है, इसी बाजार में इसमें दूसरे अंक में इनकी जो गीत है, आ, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो है वह दूसरे अंक में ही है, हालांकि डिटेल की क्लास में आप लोग को ये सब बताया ही गया है। अब आते हैं दूसरे अंक में कौन कौन से पात्र है। पहले अंक में तो केवल 3 पात्र है, महंत, बच्चा गोवर्धन दास और नारायण दास। ठीक है, तीसरे अंक में कौन? ये कटा नहीं है, यहीं तक है। ठीक है, परेशान नहीं होना, तो ऐसा ना लगे कि इसके बाद कुछ, इसके बाद कुछ। कबाब वाला, घासी राम चना वाला, नारंगी वाला, हलवाई कुजड़ी, मुगल पाचक वाला, मुगल पाचक वाला यही बोलता है, यही पाचक वाला जो है वो बोलेगा। ठीक है, कौन? सारा साहब लोग तुरंत जो खाता सारा देश हजम कर जाता, वो इसी की लाइन है। फिर मछली वाली, जात वाला ब्राह्मण, बनिया, ये जो है वो दूसरे क्रम से अंक में दिखते। ठीक, तीसरे अंक में हम देखते हैं समानता एक कथा है कि भाई जो गोवर्धन दास जो होता है वो जाता है और 7 पैसे में मात्र, इसमें ये तीसरे अंक की बात है, तीसरे अंक में वह 7 पैसे में ढेर सारे 2.5 सेर, ठीक है, 2.5 सेर मिठाई लेकर के आता है। ठीक है, और ये 7 टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, वही बात है कि 7 पैसे में इतनी सारी मिठाई इसको कैसे मिल जाती है, देख करके महंत चिंतित भी है कि ऐसा कैसे हो सकता है किसी देश में। लेकिन जो गोवर्धन दास है वो तो बड़ा खुश है, इसको लग रहा है कि यही जो जगह है मेरे रहने लायक अच्छी है, बढ़िया है। तो जो है वह चले जाते हैं आपके, जो उनके महंत जी हैं वो भाई कहते हैं भाई तुम, मैं तो जा रहा हूँ, मेरे रहने लायक की जगह नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे रहो। तो महंत जो है चले जाते हैं, गोवर्धन दास जो है वो वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक, फिर चौथे अंक आता है। चौथे अंक में देखते हैं कि एक जगह जो है वो बकरी दब करके मर गई है। ठीक है, बकरी दब के मर गई है। अब बकरी दब के मर गई है तो जो जिसकी बकरी है वह जाता है फरियाद लेके राजा के पास। राजा कहते हैं न्याय तो होना ही चाहिए, न्याय होना चाहिए। तो सब फिर बुलाते हैं भाई कैसे कैसे शुरू हुआ, तो इसमें और आपको पात्र देखने को मिलेंगे। पहले तो फरियादी है,
ठीक है? फरियादी जो है वो बोलता है कि भाई मेरी जो बकरी है वो मर गई, तो कहते हैं फरियादी बकरी मर गई तो बुला के लाओ, तो फिर किसकी दीवार के ऊपर मरी है, फिर उसको बुलाया जाता है कल्लू, फिर दीवार कौन बनाया गया है, कारीगर को, दीवार फिर उसमें और क्रम आता है तो चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया और फिर अंत में ये होता है जब बुला करके अंत में लाते हैं तो जो फांसी का फंदा रहता है वो बड़ा निकल जाता है, और अपराधी बहुत जो आंशिक अपराधी रहता है तो वो उससे गला पतला है तो कोतवाल से कहा जाता है कि भाई ऐसा करो कोई मोटा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ। यहाँ गोवर्धन दास तो अच्छा खासा मिठाई खाकर खा खा कर के अच्छी खासे मोटे हुए गए हैं। कोतवाल जाता है उन्हें पकड़ के ले आता है कि भाई ऐसा है, सजा तो किसी न किसी को मिलनी ही है। ठीक है, तो गोवर्धन दास ये सब ये पांचवें अंक में हो। गोवर्धन दास जो है वो मोटे हो गए हैं इसलिए उनको जबरदस्ती ले आया गया है। गोवर्धन दास को लगता है अब तो लगता है गलती हो गई। वो याद करते हैं अपने गुरु को, महंत आते हैं, छठवें अंक की बात ही है, श्मशान की बात हो रही है। ठीक है, छठवें अंक में जब वो आते हैं महंत तो फिर वो उनको समझ लगता है कि भाई अब लगता है उनके शिष्य को गोवर्धन दास को समझ में आ गया। तो बड़ी चालाकी से एक प्रसंग रचते हैं कि भाई इस समय जो मरेगा वो स्वर्ग को जाएगा, तो राजा कहते हैं भाई स्वर्ग को तो मैं जाऊंगा, और राजा जो है वो फांसी पे चढ़ जाते हैं। इस तरीके से गोवर्धन दास की बच जाते हैं। ये है इस कहानी का कथा। आते हैं कौन कौन सा और प्रचलित गीत है नाटक में समर्पण में आती है ये। मान्य योग्य नहीं होत को पद पाए, मान योग नरते जो केवल परहित जाए, यद्यपि लोक की यही रीत है, अंध धर्म की जय, जो नहीं यह लोक तद्यपि छलियन अति है। इसके अलावा अन्य जो है, राम भजो राम भजो राम भजो न साई शब्द इसमें नाम है, ये भी आएगा। सूरदास भय कबि कुल, ये भी इसका में ले गया है। बच्चा गोवर्धन दास तो पश्चिम की ओर जा, ये लाइन है जी की। नयर दास तो पूरब की ओर जा रहा था, जो मिले शालिग्राम जी बालू का, ये उसकी प्रसिद्ध लाइन और पूछी हुई लाइन है। अब आते हैं महंत गीत। बहुत लोभ मत करना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ नहीं कीजिए या मैं नरक का, ये अंत में आता है, ये महंत द्वारा कहा जाता है। अब देखते हैं, पहला अंक तो साधारण सा है, दूसरे अंक में हमने देखा कौन कौन से लोग आ रहे हैं, दूसरा अंक जो बाजार का है, कितने लोग बाजार में पाए जाते हैं, और इसमें टके सिर भाजी टके सारा वाला गीत भी है। और कबाब वाला जो है वो गाना गाता है, कबाब गरम मसालेदार, ये पूरी। घासी राम का एक अलग गीत है, चने जोर गरम चने जोर बनावे घासी राम। ठीक है, ये नहीं है, सब एक ही में है। ठीक है, चना खावे ताव की मैना, ये तत्कालीन एक वेश्या है उसका वर्णन। सभी के अपने अपने गीत है, अपने अपने कहने की शैली है। यहाँ पे नारंगी वाला यह गीत कहता है, नारंगी ले नारंगी, ये सब आपके नाटक में है। और चूंकि हो सकता है अब इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएं, क्योंकि नहीं पूछने मैं नहीं बहुत हूँ, लेकिन पूछा जा सकता है। आज की जो प्रक्रिया चल रही है इसलिए इसको एक बार देख लेंगे, दवाई वाले का क्या गीत क्या है। इस तरह से कुचड़ी जो है, जैसे काजी पाए वैसे पाजी, रैयत राजी टके सिर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा कूटा और बैर। चूरन वाला भाई, चूरन जब से हिंदी में आया इसका धनबल सभी घटाया, साहब चूरन खाता सारा देश हजम कर जाता है, इनका है। गोवर्धन दास बीच में 7 पैसे लाता है, जिसमें साढ़े तीन पैसे की मिठाई दे देता है, कितना 2.5 ये। फिर तीसरा चरण जो है वो जंगल का आता है, इसमें कौन कौन सा है। महेंद्र नारायण दास एक और गीत गाते हुए, राम भजो गोवर्धन दास एक नगरी का गीत गाता है। सेत सेत सब एक सी दूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए। कौन से, अंधेर नगरी में। गोवर्धन दास गाना गाते हुए आता है। पांचवा अंक जो है वो अरण्य का है, ये जो है पांचवें अंक में ही दिया है। अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके सिर भाजू टके सिर भाजा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे कोई, वैश्य जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी, पहने जूता अंधाधुंध मचे सब देसा, मानव राजा वह रहत विदेसा, ये सब इसी बैंक में आती है। ठीक है, अब आता है छठा अंक जो सचमुच ध्यान में है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी इसके बारे में कहते हैं, अंधेर नगरी को तत्कालीन शासन के ऊपर बड़ा व्यंग्य है।
कहते हैं कि यह बिहार प्रांत के किसी बड़े जमींदार के अंधेर को देखकर भारतीय की रचना की। ठीक है, किसके हवाले से है? रामचंद्र तिवारी के हवाले से कहा गया। अगला बच्चन सिंह कहते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह, रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे महत्वपूर्ण नाटक अंधेर नगरी। नाटकीय शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से व्यंग्यात्मक गीतों में ऐसा नाट्य बिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी भ्रमित कर देता है। इस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध, जागरूक दूसरा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। ठीक, इसके साथ बच्चन सिंह ने और भी कहा है क्या? कहते हैं, यदि भारत दूरदशा पहला राजनीतिक नाटक है तो अंधेर नगरी पहला आधुनिक नाटक। ठीक है, तीनों स्तर पर ये जो है सारा इसका एक्सप्लेन करेंगे तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर ये उभरता है। ठीक है, बनारस में नेशनल थिएटर के एक दिन में ये नाटक लिखा गया 1981, 1881 इस टाइम में लिखा गया, जो काशी के दशाश्वमेध जो घाट पर उसी दिन अभिनीत भी। समानता ये तो हम समझे कि ये भी कहा जाता है कि बिहार प्रांत के किसी अन्यायी जमींदार को सुधारने या राहत के लिए लिखा था। ये फैक्ट में हो सकता है आपको। ठीक, भारतीयों ने प्रहसन को हास्य का मुख्य खेल थी। प्रहसन के तीन प्रकार होते हैं, देख लें। शुद्ध प्रहसन, अंधेर नगरी, संकीर्ण प्रहसन, विकृत प्रहसन, जो कि भारतीयों ने कहा है। अंधेर नगरी को भारतीयों का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान प्रहसन। अंधेर नगरी छठा अंक से भी संबंधित है और हालांकि महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है अलग अलग जगह लिखा गया है तो देख लें। भारतीय विज्ञान समिति द्वारा ये पहली बार ही याद है, तो 6 अंक में है। भारतीय विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित हुआ था, बाल नाटक श्रृंखला में इसका जो है पहले बार प्रकाशन किया और किससे इससे सहयोग है? सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से पहली बार। उद्देश्य था क्या? आम जनता में पठन पाठन की रुचि। कुल पात्र जो है 16-17 पात्र हैं, 2 सिपाही भी हैं। गोवर्धन दास को पश्चिम तथा नारायण दास को पूर्व की ओर जाने का आदेश दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, बाकी सब्जी का दाम टके सिर जो है ये ढेर नगरी तथा चौपेट राजा हलवाई कहता है। गोवर्धन दास भिक्षा में 7 पैसे लाता है, 3.5 पैसे की मिठाई करता है, पर्दे के पीछे दुहाई है, दुहाई शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो नौकर फरियादी लेकर के आते हैं और जो क्रम है फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूना वाला, भिस्ती वाला, कसाई, खड़ेरिया और कोतवाली तो हमने देखा है। ठीक, ये हो गया आपका अंधेर नगरी विहंगावलोकन। ठीक है। आते हैं चंद्रगुप्त नाटक। ठीक, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक नाटक जिसका प्रकाशन 1931 में होता। भारत का विदेशियों से संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय की थीम पर आधारित है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान की कथा है। ठीक है, ऐतिहासिक नाटक ये एक प्रकार से। इस नाटक में कुछ जो प्रमुख घटनाएं हैं वह क्या है? सिकंदर जो है वो भारत पे आक्रमण करता है, फिर पूरे विश्व विजेता के रूप में वह निकल पड़ा है, भारत में आता है, आक्रमण करता है। तो भारत में उसका जो है सेल्यूकस उसका जो सेनापति है वो आता है उसकी तरफ से। और सेल्यूकस जो है वो चंद्रगुप्त से पराजित होते हैं। यही होता है कि बाद में सेल्यूकस अपनी पुत्री कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह कर देते हैं और इसके अलावा जो है नंद वंश जो है उसका शुरुआत, सॉरी नंद वंश का उन्मूलन दिखाया गया है इसमें। ठीक है, ये तीन प्रमुख कथा जो है वो इसमें दिखाई पड़ती है। मैं बोल रही हूँ, समझ में उससे तो आ ही रहा होगा। ठीक है, बाकी डिटेल क्लास में तो आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी। महाशक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद घनानंद है। ठीक? यही नंदवंश के पतन की कथा है। चाणक्य के प्रतिशोध और विश्वास की कथा है। वही चाणक्य जो है वो पहले नंद राज्य में ही हुए थे, रहते थे। एक बार उनका किसी बात पे अपमानित हो जाते हैं और उसके बाद से ही वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं उसी नंदवंश के को समाप्त करने के लिए
और वही जो है वो चंद्रगुप्त को पूर्णतः तैयार कर ठीक। अंक कितने हैं? 4 अंक हैं और 14 दृश्य हैं इस नाटक में, ठीक है? सॉरी, 4 अंक 44 दृश्य हैं, ठीक है? और 13 गीत हैं, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है? 4 अंक 44 दृश्य, 13 गीत हैं, जिसमें 10, 11, 9 ये जो है पूरे हैं। पात्र जो है वो कुल 35 पात्र हैं, जिसमें 24 पुरुष और 11 स्त्री हैं। प्रमुख घटनाएं क्या क्या है? लक्षेंद्र मतलब सिकंदर का आक्रमण है, नंदकुल का पराजय है, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त के राजा बनने की कथा है, ठीक है? आते हैं प्रमुख पात्रों पे। प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं इसकी अगर बात किया जाए तो प्रमुख पात्र है इसके सबसे पहले तो चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त कहा जाता है और साम्राज्य का निर्माता है। चंद्रगुप्त राष्ट्र का है माड़क और साम्राज्य का राजा। नंद मगध का राजा है। राक्षस मगध का अमात्य। वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य। अगले हैं शकटार मगध का मंत्री। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार। सिंहरण मालगढ़ का प्रमुख। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा जिसे पोरस भी कहा जाता है। सिकंदर ग्रीक विजेता। अगले प्रमुख पात्र हैं फिलिप्स मौर्य सेनापति। एलिसा क्रोटिस जो सिकंदर का सहचर है। देवबल नागदत्त गढ़मुख मालव गढ़पंथ के पदाधिकारी। साइबर्टियस मेगास्थनीज का यवन दूत। गांधार नरेश आम्भिक का पिता। सेल्यूकस सिकंदर का पिता। दांडायन एक तपस्वी। ये आपके पुरुष पात्र हैं। अब आते हैं महिला पात्रों पे। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? अलका तक्षशिला की जो राजकुमारी है। सुवासिनी सकट की कन्या। नंद की नर्तकी। चाणक्य पूर्व परिचित राक्षस की प्रणयिनी। कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी। नीला कल्याणी की सहेली। लीला नीला और लीला जो है वो दो जो है कल्याणी की सहेलियां। अगली है मालविका सिंधु देश की कुमारी। कॉर्नेलिया सिलिगुस की कन्या। मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता। एलिस जो है वो कॉर्नेलिया की सहेली है, ठीक है? चंद्रगुप्त में हम लोगों ने बहुत प्रश्न सॉल्व किए। कई तरह के फैक्ट जो है वो लगातार हम लोग इस पे रिवीजन कर रहे हैं, कोई भी नया पुराने से चल रहा है। नाटक का प्रारंभ तक्षशिला के गुरुकुल में युवकों के पारस्परिक वार्तालाप से। महाराजा सिकंदर का आक्रमण। उत्तरी सीमा पर पहला राज्य गांधार का होता। गांधार का राजकुमार कौन है? आंभिक धन के लाभ में से मिल जाता। वही सिंहरण मालव राज्य पर महाबलाधिकृत होता। तो उनमें दांडायन सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त के सम्राट होने की भविष्यवाणी कर। नाटक में 13 गीत हैं, जिसमें प्रथम अंक में 2, द्वितीय अंक में 3, तृतीय अंक में 4 और चतुर्थ अंक में 6 गीत। आते हैं प्रथम अंक में। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है, जिसमें चाणक्य और सिंहरण का अलक्षेंद्र या अलेक्जेंडर सिकंदर से कहते हैं का आक्रमण। नंदकुल का विनाश में सभी पात्र जो है आपस में संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते। द्वितीय अंक में पश्चिम उत्तर प्रांत की राजनीतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। फिलिप्स के चंगुल से कॉर्नेलिया का जो है चंद्रगुप्त द्वारा उद्धार किया जाता है। विदेशी सेना की यथास्थिति चाणक्य को प्राप्त हो जाना। मगध का पुनः समस्त कार्य व्यापारों का केंद्र बन जाना। ये थोड़ा सा लाइट लिखा होगा पर चंद्रगुप्त का दोनों गणतंत्रों का सेनापति बनना ये अब समझ में आ रहा है। आते हैं अगला तृतीय अंक क्या है? चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त का शक्तिशाली बनना और नंद का विनाश होना। चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा के द्वारा राजा के रूप में स्वीकारना ये तृतीय। चतुर्थ अंक में क्या है? पर्वतेश्वर की मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, ठीक है? किसमें है ये? चतुर्थ अंक। सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है। राक्षस एवं सुवासिनी चंद्रगुप्त एवं कौरनेलिया का विवाह हो जाता है, ठीक है? और चाणक्य जो है ये संन्यास ले लेते हैं, ठीक है? ये चतुर्थ अंक है। छोड़ छाड़ के सब वो वन की तरफ चले जाते हैं, ये आपके प्रमुख पता है, ठीक? बाकी प्रमुख जो डिटेलिंग है वो आपको क्लास में मिले। व्यंगावलोकन कर रहे हैं सामान्य सा।
बाकी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, सब तो जो है ये होगा कि समझदारी आने पर यौवन के चाड़ है। और तुम कनक किरण के राल में लुक छुप चलते हो क्यों, ये सुवासिनी की पंक्तियां हैं, पहले अंक में ही वो बोलती है। ठीक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जो कॉर्नेलिया की पंक्ति है, ये दूसरे अंक में है। ये सब तो आम जो है चर्चे जो हम लगातार सॉल्व कर ही रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले पे। अगला है इति नाट्य नाटक अंधा युग, लेखक है धर्मवीर भारती जी। सॉरी। स्वास्थ्य। चलो, अगला है धर्मवीर भारती। दर्शन वर्ष क्या है उसका, 1955। ठीक है। 5 अंक। महाभारत के 18वें दिन की एक युद्ध का, और क्या उसकी परिणति हुई, युद्ध का क्या विवेचन है वो किया गया है, उसकी क्या है उसका ही वर्णन किया गया। तो कहते हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध से, द्वितीय विश्व युद्ध से एक जो है उसकी स्थिति देख करके, और युद्ध की विभीषिका क्या होती है, कि युद्ध जब हो जाता है युद्ध की विभीषिका क्या होती है उसी का वर्णन किया गया है, इसलिए भारत के 18वें दिन का जो वर्णन दिखाई देता है। प्रकाशन 1955 में गीति नाटक है या काव्य नाटक है, विश्लेषणवाद तथा अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब इसमें का जो चरण है 5 अंक में है ना, ठीक है। पहला अंक जो है वो केवल, पहला जो चरण है वो स्थापना से, इसको अंक में समानता नहीं गिनते हैं, स्थापना है उसमें आता युग बताया गया है। फिर आता है पहला अंक है कौरव नगरी, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। द्वितीय अंक है पशु का उदय। तृतीय अंक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद अंतराल आएगा। चतुर्थ अंक है गंधारी का श्राप। पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। उसके बाद आएगा समापन क्या है, जिसमें प्रभु की मृत्यु दिखाई दी गई है। ठीक है। आते हैं भारत के 3 अंक, महाभारत के 18वें दिन से संबंधित। सारे वीर योद्धा जो है वो मारे जा चुके हैं। अब जो है कौरव पांडवों में बहुत कम लोग बचे हुए हैं, और अब जो है दुर्योधन जो है वो भागता फिर रहा है, और उसको भीम जो है वो मारने के लिए खोज रहे हैं। ठीक। चौथे अंक में यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अंधी गुफा छिपी होती है उसका, जिसमें उसका आदिम पशु का रूप छिप कर बैठा होता है, जो समय मिलते ही वार कर। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो युद्ध हो रहा है यहाँ पर जो है गांधारी, और जो है गांधार जो है इसके संजय, और ये क्या है वो बातचीत होगा पात्रों की, इस हिसाब से हम बात करें। देख लेते हैं। पांचवा अंक विजय की को व्यर्थ बताता है। छठा अंक और अंतिम अंक कृष्ण की मृत्यु से संबंधित। ठीक है। पात्र कौन कौन से इसके प्रमुख हो जाएंगे, पात्र हैं आपके, श्री कृष्ण तो है ही, ठीक है। श्री कृष्ण हो गए। अश्वत्थामा इम्पोर्टेंट पात्र है ये इसमें का, ठीक है, ये आगे। फिर है युयुत्स, एक पात्र है ये भी बहुत। फिर है गांधारी, और धृतराष्ट्र, विदुर, ठीक है। और उसके अलावा याचक है एक, वृद्ध याचक। ठीक, ये सब जो है वो मुख्य पात्र। संजय भी है जो बताता है सारा दृश्य है। ये सब जो मुख्य बात है, इसके अलावा अन्य पात्रों में प्रहरी वगैरह हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अश्वत्थामा जो पशुता बताई गई है, जिसके भीतर है धृतराष्ट्र है, कृतवर्मा है, संजय, कर्मण्य है,
वृद्धयाचक है, विदुर संयम है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, युयुत्स जो कह सकते हैं शाप का या जो है अंधता का प्रतीक है, गूंगा भिखारी, व्यास, बलराम, प्रहरी एक ज्वामजन है, प्रहरी दो, और गांधारी एकमात्र स्त्री। संदेश क्या है इसका? संदेश वर्तमान युग के अंत होने, मनुष्यता में मनुष्य में मनुष्यता के लोप हो जाने की कथा के माध्यम से भविष्य के संकट में सावधान रहने का। समस्या क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जो है युद्ध की जो विभीषिका है उसके केंद्र करके लिखा गया। प्रथम मंचन इसका 1962 में सत्यदेव दुबे के निर्देशन में खुले आंगन में, धर्मवीर भारती ने इसे दृश्य काव्य कहा है। ठीक। साथ ही छंद बदलने वाला मुक्त छंद है, नाटक कहा है, गीति नाट्य कहा है, काव्य कहा गया है, अंत में लोक नाट्य भी कहा गया है। एक नाट्य शैली का प्रभाव है इससे। खोया हुआ, नशे में डूबा हुआ जो व्यक्ति है वह कौन है? अश्वत्थामा है। अंधा युग एक सशक्त त्रासदी है, ये कौन कहता है? बच्चन सिंह वाले से कहा गया है। प्रहरी टू का कथन है, इस नाटक में अस्त्र रहेंगे तो उपयोग में आएंगे। हृदयाचक की हत्या अश्वत्थामा द्वारा तृतीय अंक में हो जाती है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मिले उसमें डाल दिया गया। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, ये कौन? व्यास। झूठी थी सारी अनिवार्यताएं, यह याचक कहता है। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर रहते हैं, युयुत्स और विदुर से। नियति नहीं, पूर्व निर्धारित है। विध्याचक व्यक्ति सीमाओं से बाहर भी एक, ये धृतराष्ट्र का बाकी कथन जो है वो मैं लगातार करवा ही रही हूँ आप लोग को। अब आते हैं अगले नाटक पे। अगला नाटक है सिंदूर की होली। एक समस्या प्रधान नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। ठीक है, 1934 में आता है, दो अंकों में है। ठीक है, आते हैं देखते हैं नाटक। प्रकाशन इसका 1934 में, लक्ष्मी नारायण जो है मिश्र जो है 1903 से 1987 की जीवन समस्या प्रधान नाटक है यह एक। और ऐतिहासिक नाटक की रचना इन्होंने अधिक करी है। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता कहा जाता है इसे। हाँ, इब्सन तथा बर्नार्ड शॉ का प्रभाव कहते हैं इनके नाटकों पर है। हम रचना इनकी है अंतर्जगत 1921 1900 के बीच में यहाँ आती है। इनके कुछ सामाजिक नाटक कौन से महत्व? अशोक 1926, सन्यासी 1930, हालांकि इस नाटक हम लोग देख चुके हैं एक बार, मैं इस पूरी सूची। राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1935, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1930, गुड़िया का घर 19। पौराणिक नाटक उस इनके, नारद की वीणा 1946, चक्रव्यूह 1954, चित्रकूट, अपराजित, प्रतिज्ञा का युग। अब देखते हैं इनके कुछ ऐतिहासिक नाटक। गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, इम्पोर्टेंट नाटक है, पूछा जा चुका है। दशाश्वमेध 1955, वितस्ता की लहर इम्पोर्टेंट है, नेम फेम के कारण 1957, जगत गुरु 1958, सरयू की धार 1974, गंगा द्वार 1974। अब आते हैं इनके कुछ प्रमुख अंक के। शोकवन, प्रलय के पंख, कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग, अंतर्जगत, अशोक के बारे में। ठीक है, आते हैं बात है इस नाटक पे। नाटक की जो भूमिका है वह आपके सिंदूर की होली जो नाटक भूमिका है, ये राम प्रसाद त्रिपाठी ने 30 अप्रैल 1934 को। इसमें कुल 9 पात्र, पुरुष और 2 स्त्री, 3 दृश्य हैं। ठीक है, अंक एक में
सुबह 9 बजे का वर्णन है, 2 काल का रात्रि, और तीसरा जो है वो रात्रि 10 बजे का वर्णन। ठीक है, 2 अंक है, पहले अंक में जो है यह 3 दृश्य दिखाया। ठीक, स्थान जो है वो डिप्टी कलेक्टरी मुरारी लाल का बंगला पूर्व दीप्ति शैली है। डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल का बंगला यहाँ पर दिया है, और पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किया गया है इसमें। आते हैं पात्र के। पात्र है पहला मुरारी लाल, 40 वर्ष के हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, अन्याय समर्थक, स्वार्थी। 8,000 में मनोज शंकर के पिता की हत्या की है इन्होंने, रजनीकांत की हत्या करने ही के लिए 40,000 लिए हैं। अब आते हैं अगला जो पात्र है रजनीकांत। 17 से 18 वर्ष इसकी उम्र है, भगवती सिंह का भतीजा है। भगवती सिंह कौन है? रजनीकांत का हत्या। मनोज शंकर मुरारी के मित्र का बेटा, माहिर अली मुरारी का मुंशी, हरिनंदन सिंह रजनीकांत के पिता का मामा, डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सक जो है। आते हैं अब महिला पात्र जो है, 2 महिला पात्र की बात करें थी। मनोरमा 18 वर्ष की है, 10 वर्ष में ही विधवा विधवा हो गई थी और अब मुरारी के साथ। वहीं चंद्रकला जो प्रमुख पात्र है इस नाटक की, 20 वर्ष की, यह भी विधवा है, बेटी है। इसे प्रेम रजनी के करने पर उसके जो रजनीकांत है सिंदूर भरती है और मनोरमा ने रजनी के लिए बनाए चित्र का नाम यौवन का द्वार रखा। चंद्रकला ने इसे नृत्य का द्वार, रजनी के लिए चित्र बनाया था। चंद्रकला ने उस चित्रकला में क्या रखा? यमन का द्वार और मृत्यु का। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। नाटक में बुद्धिवाद का प्रवर्तन किया गया है। ठीक है, नाटक का उद्देश्य की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति, नारी के जीवन की क्या समस्या है और कैसे विधवा होना समाज के लिए एक कलंक के समान जो है वो बताया गया है। विधवा स्त्री का जीवन कितना कठिन है, और विधवा स्त्री का पुनर्विवाह जो है वह होना चाहिए, तो उसकी स्थिति जो है बदलनी चाहिए। कहीं न कहीं इस बात पर इस नाटक में लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने अधिक फोकस किया है, उनका उद्देश्य जो है पूर्ण होता है। ठीक, कुल मिला के नारी की समस्या पर यह नाटक केंद्रित। बढ़ते हैं अगले नाटक पर। बहुत चर्चित नाटक है, हित का बड़ा चर्चित नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश 1925 से 1972 ये उनके जीवन काल है। थोड़ा सा जो है तथ्य जो है वो 3-4 नोट से इधर उधर लिए गए हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि कहीं मैम ने सन लिखा है कहीं नहीं लिखा है। डिटेल नोट्स में आपको बाकी सारी चीज जो है वो मिल रहे हैं। ठीक, तो इसका प्रकाशन 1958 में हुआ। मोहन राकेश जी ने पंजाबी विश्वविद्यालय से हिंदी व अंग्रेजी में एमए किया था, सारिका पत्रिका के संपादक रहे। आषाढ़ का एक दिन में सफलता और प्रेम में एक को चुनने की द्वंद से जूझ कालिदास तथा आधुनिक मनुष्य मन की पहेलियों को सामने रखते हैं। वही प्रेम में टूट कर भी प्रेम को नहीं टूटने देने वाली इस नाटक की नायिका के रूप में हिंदी साहित्य एक मल्लिका के रूप में एक अविस्मरणीय पात्र ही मिला है। इनके एक अन्य नाटक है, 3 नाटक, तीनों ही बड़ा फेमस है इनका। भारत का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, जिसमें आपकी यूपीएससी में तो लहरों के राजहंस ही है, बाकी जो उसमें है वह आसा आधे अधूरे में भी है। नहीं, यूपीएससी में आषाढ़ का एक दिन है। ठीक है, मैं और तुम्हें लग रहा होगा कि कुछ और लिखा हुआ है, हालांकि वहाँ लिखा नहीं है। ये मैं थोड़ी कर रही हूँ। ठीक है, लहरों के राजहंस में और भी जटिल प्रश्नों को उठाते हुए जीवन की सार्थकता, भौतिक जीवन, जीवन के द्वंद, दूसरे के द्वारा अपने मत को दुनिया पर रखने का आग्रह, जैसे जैसे विषय उठाए गए हैं।
वहीं आधे अधूरे उपन्यास में नाटककार ने मध्यवर्ग के जीवन की दमित इच्छाओं विसंगतियों को इसमें वर्तमान जीवन के टूटते हुए मध्य यथार्थ सजीव चित्र कृतियों की बात करें तीन इनकी महत्वपूर्ण जो थे वो नाटक पहला उपन्यास अंधेरे बंद कमरे अंतराल न आने वाला काल कांपता हुआ दरिया अपूर्ण है ये रोशनी की बात है नाटक आषाढ़ का एक दिन लहरों के राजहंस आधे अधूरे पैरों तले जमीन इनकी अपूर्ण थी जिसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया है इनकी माँ यादें टूटती हैं ये सब इनके एकांकी है ठीक है यहाँ से इनकी एकांकियां हैं प्याला टूटती है रात बीतने तक शतरियां शायद ये हुफ है एक सब इनकी एकांकी है अंडे की छिलके बहुत बड़ा सवाल बाकी कहानी संग्रह क्वार्टर पहचान वारिस एक और जिंदगी ये सब कहानी है इनके निबंध परिवेश है यात्रा वृत्तांत आखिरी चट्टान तक अनुमान वृक्ष कटम उत्तम संगीत नाटक अकादमी सम्मानित हुआ कौन सा आषाढ़ का एक दिन आषाढ़ का एक दिन को हिंदी नाटक के आधुनिक युग का प्रथम नाटक भी आता है दिख रहा 1971 में निर्देशक मणि कौशल ने इस नाटक पर फिल्म बनाई इसे साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्मफेयर पुरस्कार महाकवि कालिदास के निजी जीवन पर केंद्रित 100 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का अनुमानित काल इसमें व्यतीत शीर्षक की प्रेरणा से कालिदास की मेघदूतम की शुरुआती पंक्तियों से ली गई है यह एक त्रिखंडीय नाटक है 3 खंड में नाटक पर लिखा गया है अब 3 अंक है अब आते हैं बात कर प्रथम अंक शुरुआत जो होती है वह तेज वर्षा ऋतु है उसी से नाटक की शुरुआत होती है और उसी से नाटक अंत भी होता है इसमें कालिदास और मल्लिका का वर्णन है उज्जैनी के दरबारियों द्वारा विक्रमादित्य का वर्णन है कालिदास कालिदास का मानसिक द्वंद है गांव में रहे निजी गांव में या उज्जैनी में उज्जैनी में उसका करियर बनना है हालांकि मालका जो है वो उनको उज्जैन में जाने के लिए आदेश देती है और मना लेती है मन से जो है कालिदास उज्जैनी चला जाता है इससे पूर्व मैं पात्र का वर्णन यहाँ देती रहती हूँ पात्र को तो समझ में आ गया कालिदास ठीक है मुख्य पात्र मल्लिका ठीक ये दोनों मुख्य पात्र में है उसके बाद है अंबिका वह काल ये मल्लिका की माँ है ठीक उसके बाद आता है एक विलोम विलोम नेगेटिव कैरेक्टर है या कह सकते हैं ग्रे सेड का कैरेक्टर ठीक फिर है दंत ये इतने मुख्य पात्रों के फिर आते हैं इनके गौड़ पात्रों में दंतुल या कालिदास के साथ रहता है हमेशा राजपुरुष है सॉरी फिर है मातुल ये कालिदास का मामा है आ, प्रियंगु मंजरी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है गौड़ लेकिन इम्पोर्टेंट है कौन है क्योंकि कालिदास की पत्नी होती है जब ये उज्जैनी चले जाते हैं ठीक इसके अलावा संगिनी रंगड़ी ये सब तो बीच में साथ साथ में आएंगे हमने यहाँ तक देखा कालिदास जो है उज्जैन में चले जाते हैं बड़े फेमस हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वह अब अपने प्रेम अपने गांव को से विस्मृत हो रहे हैं वहीं कालिदास ने वहां के राजा की जो राजकुमारी है प्रियंगु मंजरी उनसे विवाह कर प्रियंगु मंजरी एक भले तरह की स्त्री है आती है वापस और मिलना चाहती है किससे वह मल्लिका से आकर के मिलती है क्योंकि कालिदास के भीतर उसकी रचनाओं में उसके व्यक्तित्व पे जो है मल्लिका की छाप तो पड़ी है कालिदास कश्मीर का राज्यपाल बना दिया गया था पर सब छोड़ करके वह गाँव आता है वेश्या बन गई है उसकी एक बेटी है इसकी शादी इस विवाह जो होता है विवाह है या साथ में है इसके विलोम के साथ में है जिस विलोम से वो शुरू में डरती है या निष्ठा करती है नहीं रहना चाहती है अब वह कहीं ना कहीं वह विलोम के साथ है कालिदास आते हैं और फिर मल्लिका को साथ में ले जाकर रहने की बात करते हैं लेकिन मल्लिका अपने अभाव भरे जीवन को ही चुनती है और कालिदास जो है और जो कि प्रियंगु जो उसको अपने साथ ले जाना चाहती है
उसको वह मना कर देती ठीक है। प्रमुख पात्र देख सकते हैं आप लोग कौन-कौन है कालिदास, दंतुल, मातुल, कालिदास का निक्षेप, विलोम, कालिदास का बचपन का मित्र है और खलनायक और अनुनासिक। तीसरे पात्रों में अंबिका, मल्लिका की माँ, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगिणी, संगिनी, ये दोनों नागरियां हैं। ठीक है? मतलब नृत्य गाने सीखने वाली। ठीक है? आगे देते हैं प्रतीक योजना। कालिदास सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है इसमें। मल्लिका कालिदास की आस्था का प्रतीक है। एक जगह आता है घायल हरिशावक, मृगशावक जो है हर्ण शावक है कालिदास की कोमल भावना व संवेदनशीलता का प्रतीक है। पहले इसका मंचन कोलकाता में अनामिका श्यामानंद जनान के अनामिका में कोलकाता के अनामिका में श्यामानंद जनान के निर्देशन में 1959 में किया गया। पारांगना जो कि वेश्या इस नाम से वर्णन किया गया इसमें। यह एक अस्तित्ववादी नाटक है। मल्लिका ने विलोम को अयाचित अतिथि कहा था। बड़ी कौशल द्वारा 1971 में फिल्म निर्माण किया गया। हमने पढ़ा विलोम के निर्माताओं द्वारा ग्रामीण जनता की भी अभिव्यक्ति होती है। 1959 में को साहित्य संगीत अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ठीक है। बच्चन सिंह ने इस नाटक के बारे में कहा है कि यह राजर्षय दिख रहा है बोलने से भी काम चल जाएगा यह राजर्षय और व्यक्ति के स्वातंत्र यह राजर्षय और व्यक्ति के स्वातंत्र के बीच भटकती हुई एक सृजनात्मक नाटक है। ठीक है। यह नाटक कहीं ना कहीं दर्शाता है कि कालिदास श्रेष्ठता के लिए अब महान के जो कैरेक्टर जो उनका बनता है उसके लिए किस प्रकार से वह मल्लिका को उसके लिए उसकी कितनी बड़ी कुर्बानी करती है। एक प्रकार से यदि हम कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को महान बनने के लिए किसी महिला या उसकी पत्नी संगिनी साथी की कुर्बानियों को अ, के ऊपर चढ़ के ही जाना पड़ता है शायद इसीलिए एक जो होती है ना वो गुनाहों का देवता वह इसीलिए है कहा जाता है। अंत में नाटक के अंत में कालिदास स्वयं भी स्वीकार करते हैं कि तुम्हारे सामने जो मैं खड़ा हूँ वह कालिदास नहीं है जिससे तुम परिचित थी जिसे तुम जानती थी या जिससे तुम्हारा लगाव था। में है कालिदास जो है वो स्वयं भी स्वीकार करते हैं इस बात को। ये रहा सभी नाटकों जो भी 6 नाटक सिलेबस में है उस पर एक विहंगावलोकन। कोशिश की है कि कोई भी जरूरी बात जो है वो ना छूटी हो। इन्हीं इसी एक कह सकते क्लास से ही बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको देखने को जरूर मिले। ठीक है। बाकी तैयारी करते रहो रिवीजन करते रहो मेरी कोशिश है कि इस तरह की एक एक रिवीजन क्लासेस करें। ठीक डिटेल क्लास पढ़ ली होगी अब जो समय है रिवीजन करने का अपना भी कोई बुलेट नोट्स वगैरह टाइप बनाया है तो उसको भी पढ़ाई करते रहो उसको भी रिवीजन करते रहो। ठीक है जहां मिले जैसे मिले जितना भी मिले उसको रिवाइज करो। फोकस्ड होकर के बस रिवाइज करना कि गफलत में मत पढ़ना कि और के चक्कर में मत पढ़ना अपनी जो तैयारी आप इतने दिन से कर रखे हो वो बेस्ट है इससे अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। ठीक है। चलिए ये यहीं पर पूर्ण करते हैं फिर मिलेंगे अगली क्लास में आपकी इसी तरीके से अगले जो है रिवीजन की क्लास में जल्दी ही। ठीक। चलिए तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए आप सभी को काटा है मेरी तरफ से कोई भी समस्या हो तो जैसा कि आप भेजते रह रहे हैं आपके मैसेज रही हूँ ग्रुप में
व्हाट्सएप पे भी आप जो मैसेज करते हैं इस नंबर पे उस वो मैसेज मेरे तक पहुँच जाता है, ठीक है? परेशान नहीं होइए। पढ़ते रहो लगातार, अंतिम ध्येय बस यही है। चलिए, तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। या पढ़ाई करते रहो।